Assalamu alaikum dear viewers. Now today we will discuss the topic on the ethical and social environment. ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे एथिक्स का सोशल इन्वायरमेंट पे किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह से जो सोशल इन्वायरमेंट है एथिक को फुलफ़िल करती है और किस तरह से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफ़िल करती है, कोड ऑफ एथिक्स को किस तरह से फुलफ़िल करती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के लिहाज से हमने एथिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात की इंडिविजुअल एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ फिर से वही बात स्टार्ट कर दी है कि एथिक्स में मतलब सबसे पहले उन्होंने इंडिविजुअली ले लिया है कि पर्सनल बिलीव्स और बिहेवियर्स को देखा है, पर्सनल उनके एक्शंस को देखा है कि जो एम्प्लॉय है या मैनेजमेंट है या मैनेजर है या कोई भी है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका बिहेवियर किस तरह से है, उनकी डिसीजन मेकिंग किस तरह से, उनकी डिसीजन पावर किस तरह से, राइट है, रॉन्ग है, गुड है, किस तरह से वो अपना जो डिसीजन करते हैं उनका बिहेवियर है ये जनरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर तो वो अपने सोशल नॉर्म्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, बिल्कुल राइट डूइंग कर रहे हैं, अपने डिसीजन बिल्कुल पॉजिटिव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, उनके एक्शंस पॉजिटिव हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है एम्प्लॉयज़ के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो लॉयल हैं, तो देन एक्सेप्टेबल उनका सोशल नॉर्म्स है। अगर उनका मतलब अनएथिकल बिहेवियर है, अनएथिकल एटीट्यूड है, तो इस लिहाज से वो किसी भी हिसाब से अपने सोशल नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में इनको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द इन्होंने एक फ्रेमवर्क डिस्कस किया हुआ है मैनेजरियल एथिक्स का। उसमें इन्होंने एक साइड पे एम्प्लॉयज़ को लिया हुआ है एंड सेकंड साइड पे ऑर्गेनाइजेशन को लिया हुआ है। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के दरमियान में जो इंट्रैक्शंस होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की होती है, सेक्रेसी ऑफ कॉन्फिडेंशियल की होती है, एंड होनेस्टी की होती है। देन हायरिंग एंड फायरिंग, वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, प्राइवेसी एंड इम्पैक्ट, एंड देन फर्दर आगे जो उन्होंने मज़ीद डिस्कशन किया है वो हम नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द मॉरल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें 3 स्टेजेस उन्होंने बताई हुई हैं कि हमारे पास जो हमारे मॉरल और पर्सनल डेवलपमेंट है इसको हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बिगनिंग का बताया, सेकंड वन उन्होंने इस्टेब्लिशिंग का बताया, एंड थर्ड वन इज़ द पोस्ट इस्टेब्लिशिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉलो द रूल, रिटन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, और उसमें जो हमारे मतलब ओबीडेंसी को देखना, और सेकंड वन उन्होंने इस्टेब्लिशिंग जो कहा है उसमें वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करते हैं। वो इस मतलब सेकंड स्टेज पे आके इतने मतलब के मैच्योर हो जाते हैं कि वो अपनी चीज़ों को, अपने ऑब्लिगेशंस को, सोशल सिस्टम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं, गाइडेंस ऑफ लॉ को समझते हैं। एंड पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट इज़ द चूजन अ प्रिंसिपल व्हाट जस्टिस एंड राइट। ठीक है ना, एंड देन द सोल्यूशन ऑफ एथिकल डायलेमास। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द मैनेजरियल एथिक्स। देखिए, अब इसमें हम लोगों ने जब सोशल इन्वायरमेंटल एथिकल बिहेवियर देखना है तो सबसे पहले तो इसमें हमने मैनेजरियल का एथिक्स भी देखना है। ये यहाँ हमारे पास उन्होंने बात की स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट गाइड इंडिविजुअल मैनेजर्स इन देयर वर्क। ठीक है, इसमें जो है क्या कहते हैं इसको स्टैंडर्ड उनके मतलब मैनेजरियल एथिक्स के स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है, नॉर्म वैल्यूज़ को देखा जाता है, मैनेजर के बिहेवियर को देखा जाता है कि मैनेजर का बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा है, कितना वो लॉयल है, वो मैनेजर अपना काम किस तरह से कर रहा है, कितनी होनेस्टी के साथ कर रहा है। ठीक है, इसमें उन्होंने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बताए हुए। एरियाज ऑफ कंसर्न, मैनेजर्स नीड टू द अप्रोच द फॉलोइंग फॉर्म एंड एन एथिकल एंड मोरल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप ऑफ द फर्म टू द एम्प्लॉय, कि फर्म का एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशनशिप है। सेकंड वन एम्प्लॉयज़ टू द फर्म एंड फर्म टू द इकोनॉमी अगेंस्ट। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये मैनेजरियल एथिक्स पे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। ये इसको मैनेजर्स इसको फॉलो कर रहे होते हैं, इसकी मतलब के ये अप्रोचेज़ हैं, ये इनके पर्सपेक्टिव्स हैं, मोरल पर्सपेक्टिव्स हैं ये तीनों। नाउ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट इट एम्प्लॉय। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रीट करती है। इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ अ मैनेजरियल एथिक्स इंक्लूड हायरिंग, फायरिंग, वेजेस, वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय प्राइवेसी एंड एम्प्लॉय रिस्पेक्ट। This one is the last slide, also discussion about the organization and employee. Now this is in this slide how organization treat its employee. ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया कि दिस इज़ अ मेन एंड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ अ मैनेजरियल एथिक्स। सबसे पहले उन्होंने बात की हमारे पास हायरिंग की, कि हम लोग हायरिंग किस तरह से करते हैं, रिकमेंड किस तरह से करते हैं, सिलेक्शंस करते हैं, प्रोक्योरमेंट किस तरह से करते हैं, हमारी फायरिंग किस तरह से होती है, हम किस तरह से मतलब एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, उनको फायर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से लेफ्ट करवाते हैं, ये लीव करते हैं या उनको टर्मिनेट करते हैं, वट एवर जो भी उसी हिसाब से मतलब उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा हो।
ठीक है। उसमें नेक्स्ट वन इज़ द वेजेस। अब हमारे पास वेजेस का आ गया है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो बिल्कुल परमानेंट हैं, 30 डेज़ वेजेस पे होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पर डे वेजेस पे काम कर रहे होते हैं। तो ये वर्किंग कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, वर्किंग क्वालिफिकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, काम पे डिपेंड कर रहा होता है। कि जो हमारे पे पर डे के हिसाब से काम होना हो उस पर हम लोग एम्प्लॉयज़ को पर डे के हिसाब से वेजेस पे करते हैं, जो मंथली होना हो उसको हम मंथली पे करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एम्प्लॉय प्राइवेसी। एम्प्लॉय प्राइवेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, and employee respect is also most important. Next slide is the how employee that treat the organization also, especially in regard to conflict of interest, security, confidentiality and honesty. Four component implement on the treat the organization. Most companies have policies that guard against violation of these ethical issues. ठीक है, ethical issues जब अराइजेज होते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। नेक्स्ट हमारा होनेस्टी का आता है कि एम्प्लॉयज़ कितने होनेस्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रीट कर रहे हैं, या कितनी होनेस्टली से वो अपना काम कर रहे हैं। हाउ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट अदर इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, अब लास्ट वन इज़ द इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले एथिक्स प्ले अ पार्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड एम्प्लॉयज़ विद अदर इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये बात की है कि जो एथिक्स है ना, एथिक्स एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, एम्प्लॉयज़ और एथिक्स के दरमियान एक इकोनॉमिक एजेंट है, उनका बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि कोई भी एम्प्लॉय है या मैनेजर है, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है। ठीक है, एम्प्लॉय है, फर्म है, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है, एथिक्स का रिलेशनशिप है। ठीक है, उनके दरमियान एक थर्ड पार्टी आ जाती है, इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, जो कि फर्म के लिए काम कर रहे होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ होते नहीं भी होते और होते भी हैं। मोस्टली ऐसे होते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी यही हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स बन के आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे। मोस्टली हम लोग एक्सटर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं, वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, वो जस्ट इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। ही इज़ टेकिंग द ओनली इकोनॉमिकल कंडीशंस फॉलो ऑफ द ऑल एजेंसीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग चैनल्स। ठीक है, एंड देन बिहेवियर्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज एजेंट्स दैट मे बी सब्जेक्ट टू एथिकल एम्बिग्यूटी इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, परचेजिंग, शिपिंग, सोलिसिटेशन, बार्गेनिंग, नेगोशिएशन एंड बिजनेस रिलेशनशिप। वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं इनका सबसे पहले ये काम होता है कि इन्होंने एडवर्टाइजिंग करनी होती है। सेकेंडली ये प्रमोशंस करते हैं, जो भी कंपनी की मतलब प्रोडक्ट्स होंगी, फिर उनके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को देखते हैं, इनकी परचेजिंग देखते हैं, मार्केट का फॉलोअप रखते हैं, मार्केट इनकी कैप्चर करते हैं। ठीक है, कंपेटिटर्स का ख्याल रखते हैं, इनकी शिपिंग करते हैं, सोलिसिटेशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, प्राइजेस पे बहस करते हैं, कंपेटिटर्स को मतलब मुकाबला करते हैं। ठीक है, इस तरह इनका जो बिज़नेस रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांगली चलता है। नेक्स्ट वन इज़ द एथिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। वही इसमें सेम बात वही आ जाती है जो हमने एक एथिकल बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। इसमें कुछ चेंज नहीं करना, इसमें सेम वही बात उन्होंने बताई हुई है कि मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वी कंट्रीब्यूट द एथिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस में स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले उन्होंने ये देखा मतलब मैनेजर्स का वर्क देखा गया है, उनकी कंट्रीब्यूशन देखी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को उन्होंने किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, एनवायरनमेंट को किस तरह से सेट किया हुआ है। उसमें उनका जो स्टैंडर्ड है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो रहा है एम्प्लॉयज़ पे। एम्प्लॉयज़ उस में जो है उस एनवायरनमेंट में ईजीली एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट वन इज़ द मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर। ठीक है, अब बात वही सेम, टॉप मैनेजमेंट एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड डिफाइन व्हाट विल एक्सेप्टेबल बिहेवियर। कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं, वो एक ऐसा कल्चर और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर में हो, एक्सेप्टेबल नॉर्म्स वैल्यूज़ को देख रहा हो। कोड ऑफ एथिक्स में ये आ जाता है कि अ फॉर्म रिटन स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज़ एंड एथिकल स्टैंडर्ड दैट गाइड अ फर्म्स एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द सेकंड, उन्होंने जो फिगर बताया हुआ है, सेकंड मॉड्यूल बताया हुआ है, इसमें उन्होंने एथिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया कि हम लोग एथिकल डिसीजन मेकिंग अपनी किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने
हमारे पास जो सबसे पहले एक्ट ऑफ पॉलिसी उन्होंने बताई हुई कि हमारे पास एक्ट ऑफ पॉलिसी में क्या है। उसके बाद उन्होंने फर्दर एनालिसिस बताया हुआ है, डेटा गैदरिंग की हुई है, एनालिसिस किया हुआ है, एंड देन जजमेंट की हुई है कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आगे फर्दर हम लोग इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने मैनेजरियल एथिक्स को एक स्ट्रक्चर की शक्ल में मतलब डिफ़ाइन किया हुआ है। अब इसमें जो है सबसे पहले एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। सेम वही बात एम्प्लॉयज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में जो जो इश्यूज़ के राइज होते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो सारे इसमें उसने बताए हुए हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियल ऑनेस्टी, हायरिंग एंड फायरिंग, वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स कस्टमर भी होते हैं। इसमें इसने मतलब ज़्यादा डिफाइन करके बता दिया है कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही वो इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको हो जाएंगी। इकोनॉमिक एजेंट्स हमारे कस्टमर भी होते हैं, कंपेटिटर्स भी होते हैं, स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं, डीलर भी होते हैं, यूनियंस भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द इमर्जिंग एथिकल इश्यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हम पीछे इतने इश्यूज़ की बात कर रहे थे कि बार बार यही बात हो रही थी, इश्यूज़ राइजेज होंगे, चैलेंजेस होंगे, कुछ भी होगा, तो अब उन्होंने बात की है कि हमारे पास जो एथिकल इश्यूज़ हैं वो किस तरह से मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में इमर्जिंग होते हैं। ठीक है, एथिकल लीडरशिप, सिंस लीडरशिप सर्व एज रोल मॉडल फॉर अदर देयर वेरी एक्शन इज सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी। ठीक है, सेकंड वन इशू इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले उन्होंने एथिकल लीडरशिप के बारे में बात की हुई। जो हमने पहले लीडरशिप स्टाइल पढ़ा है, सेम वही बात इसमें उन्होंने दोबारा से बता दी है कि वो एक लीडर की उसमें कंटेंट में, लीडर के स्टाइल में वो उनको लीड करता है, उनको एक्शंस करता है, फिर ठीक है उनका मतलब कि एक उनको एक राइट वे बताता है, राइट पाथ बताता है कि जहाँ उन्होंने काम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया इश्यूज़ इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें उन्होंने प्रॉपरली जो है डिसीजन मेकिंग को मैनेज किया हुआ है, सीनियर मैनेजमेंट को इसमें उन्होंने मतलब कि इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इसमें स्टेक होल्डर्स का और शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द एथिकल इश्यूज़ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एथिकल इश्यूज़ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये देखा है कि ऑनलाइन, इसमें सबसे मेन इशू जो है वो ऑनलाइन प्राइवेसी हैज़ बिकम इशू, कंपनीज शॉर्ट आउट द एथिकल एंड मैनेजमेंट इशूज़। ठीक है, नेक्स्ट वन मैनेजमेंट कैन एड्रेस दिस इशू बाय पोस्टिंग प्राइवेसी पॉलिसीज ऑन द वेब। एंड नेक्स्ट वन इज द मेडिकल एंड फाइनेंशियल डाटा कैन बी रिव्यूड एंड करेक्टेड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब जिस तरह से हमने CSR पढ़ा था, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम उससे मिलता जुलता ही है, सिमिलर ही है। इसमें बस सोशल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कॉर्पोरेट नहीं है, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि सेट ऑफ ऑब्लिगेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोटेक्ट एनहांस द सोसाइटी इन विच इट फंक्शंस। ठीक है, इसमें एरियाज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से लोग होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, टू वर्ड जनरल सोशल वेलफेयर होती है। ठीक है, इन्होंने फिगर नंबर 4.3 में इसको मज़ीद डिस्कस भी किया हुआ है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एरियाज़ पे रिफ्लेक्ट होती है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उन पे हो रही होती है, या नेचुरल इन्वायरमेंट पे हो रही होती है, या सोशल वेलफेयर पे होती है। जो सोशल वेलफेयर हमारे साथ NGOs इंटरलिंक में होती हैं उन पे इफेक्ट हो रही होती है। ये स्टेक होल्डर जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उन पे हो रही होती है, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उन पर भी हो रही होती हैं। ठीक है, एंड नेचुरल इन्वायरमेंट जो कुदरती तौर पे माहौल हो उस पर भी हो रही होती है। ठीक है, 4.3 जो उन्होंने लास्ट स्टेक होल्डर्स का बताया, उसमें 4.3 फिगर में उन्होंने बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स की शेप में आ सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट फेडरल है, फॉरेन गवर्नमेंट है। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, ओनर इन्वेस्टर हैं, ट्रेड एसोसिएशन है, इंटरेस्ट ग्रुप है, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, कस्टमर एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिक एजेंट्स भी इनको कहा जा सकता है। ऑर्गेनाइज फॉर एन एजेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें उन्होंने बात किया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट मैनी ऑफ द प्रॉब्लम सच एज एयर, वाटर पोल्यूशन एंड रिसोर्सेज डिप्लीशन। अब पहले उन्होंने बात सारी सोशल की कर ली, अब बात आहिस्ता आहिस्ता वो इन्वायरमेंट की तरफ लेके आ रहे हैं कि सोशल से हम लोग हमारा इन्वायरमेंटल जो इशू है, एथिकल इशू है, वो हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। किसी को एयर का, वाटर का इशू होगा। ठीक है, मतलब एयर, वाटर, इनका रिसोर्सेज डिप्लीशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। इनको सॉल्विंग जो है, इनका मेजर रोल यही है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, इसमें अब जो मतलब कि इनके इन्वायरमेंटल अगेंस्ट के ये है कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये जो इनके रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए। ठीक है, इससे एम्प्लॉयज़ को
कोई ओवरऑल मतलब इसका रिव्यू मैं आपको इस तरह सिंपल वे में देती हूँ कि जी आपका जो इन्वायरमेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन का वो पीसफुल होना चाहिए, उसकी एयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, नॉइस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, कोई इस तरह की जिससे एम्प्लॉय डिस्ट्रैक्ट हों, ठीक है, और उसमें जिससे प्रॉब्लम अराइजेज हों, ठीक है ना, और इनके रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसके रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए। अगेंस्ट वाइंडिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द अंडरमाइन, अब उन्होंने इसमें अगेंस्ट बता दिया है कि इकोनॉमिक बाय डिट्रैक्टिंग फॉर बेसिक मिशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द फिगर नंबर 4.4 आर्गूमेंट्स फॉर द एजेंट्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उन्होंने बात बताई है कि जो हमारे आर्गूमेंट्स आए हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो ये डिफरेंट है, ठीक है। ये आर्गूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इन्होंने कोई 8 बताए हुए हैं, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस है ये नेक्स्ट हम लोग आगे फर्दर देखते हैं इस फिगर में उन्होंने क्या बात की हुई है। उन्होंने बात की हुई है कि ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस कौन सी होती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके उसमें, तो इसमें उन्होंने सबसे पहले डिफेंसिव स्टैंड इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डज एवरीथिंग that is required to legally but not think accommodation stands in the organization meet the legal and ethical obligations and also goes beyond the requirements and the selected cases, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये बात बताई ऑर्गेनाइजेशन सोशल अप्रोचेज़ में के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि हमारे पास जो भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंसिव पर्पज़ है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए हमने लीगली मतलब हमारे पास लीगली हर चीज़ लीगली रिक्वायर्ड होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। उसके लिए हमारे पास अकोमोडेटिव जो है वो ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लीगली एंड एथिकली ऑब्लिगेशंस को मीट करती हो, ठीक है, कोई भी वहाँ ऐसा काम ना हो रहा हो जो अनएथिकल हो या इलीगल हो या कुछ भी हो, ठीक है। इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ की गई है। प्रोएक्टिव अप्रोच इस तरह से यूज़ की हुई है कि वो सिटीज़न और सोसाइटी को प्रोएक्टिवली सीख कर सकें, ठीक है। इसमें ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अप्रोचेज़ जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इम्प्लीमेंट करती हैं। सबसे पहले जो है वो ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लीगल रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अकोमोडेशन इसमें अकोमोडेटिव जो है वो स्टैंस ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लीगली और एथिकली मीट करती हो। एंड थर्ड इन मतलब प्रोएक्टिव सीकर हो वो, ठीक है। नेक्स्ट वन अप्रोचेज़ टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उन्होंने बता दिया कि जो हमारी डिग्री ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस तरह से एक वर्क कर रही है, ठीक है। एक लोएस्ट साइड है, एक हाईएस्ट साइड है, और इसमें मतलब जो उन्होंने बातें पहले की हुई हैं कि ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्टैंस ये लोएस्ट है, फिर डिफेंसिव की तरफ आता है, फिर अकोमोडेशन की तरफ आता है, फिर प्रोएक्टिव की तरफ। ये हमारे एक स्टेजेस हैं लो से हाई की तरफ जिस तरह से ये जाती है। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डायरेक्ट रेगुलेशन गवर्नमेंट अटैम्प्ट टू द इन्फ्लुएंस बिजनेस बाय इस्टेब्लिशिंग लॉज कि जो भी हमारा मतलब हमने गवर्नमेंट अगर हमने डायरेक्ट रेगुलेशन के थ्रू बिज़नेस मतलब अपना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उस पर हमारा जो है ना बिज़नेस लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, बिज़नेस लॉज की इन्फ्लुएंसिंग होनी चाहिए और उसके प्रेस्क्रिप्शन होनी चाहिए एरियाज़ की। इनडायरेक्ट रेगुलेशन ये है कि उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टैक्स कोड। नेक्स्ट वन इज़ द हाउ ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, ठीक है। इन्फ्लुएंस इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस तरह से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले उन्होंने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की बात की। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स एंड एग्जीक्यूटिव लेवल जो है इसमें इंक्लूड होते हैं और ये पॉलिटिशियन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती हैं। सेकंड इज़ द लॉबिंग। लॉबिंग ये है कि ये पर्सन और ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन इज़ द पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज़। ये इस तरह से हैं, ये अपने पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को मतलब कि एक हेल्प के मतलब उस पर सोलिसाइट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, सोलिसाइट एंड डिस्ट्रीब्यूट मनी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फेवर्स। ऑर्गेनाइजेशन समटाइम रिलाई ऑन फेवर्स एंड अदर इन इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स इन गेन सपोर्ट।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द हाउ बिजनेस एंड द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है, द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस, ठीक है। इसमें दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है ये किस तरह से बिजनेस पर इंप्लीमेंट हो रही होती है और जो बिजनेस है वो किस तरह से गवर्नमेंट पे इंप्लीमेंट हो रहा होता है। तो सबसे पहले उन्होंने जो गवर्नमेंट है इन्फ्लुएंसेस बिजनेस थ्रू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, सिक्योरिटीज़ लेजिस्लेशन, टैक्स कोड, ये सारी चीज़ें बिजनेस पे इंप्लीमेंट हो रही है। जबकि बिजनेस की जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स, लॉबिंग, पॉलिटिशियन एक्शन, फेवर्स एंड अदर इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तो ये दोनों का इस तरह से इंटरलिंक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही हैं और एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और एक दूसरे पे ही इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द मैनेजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले लीगल कंप्लाइंस है। लीगल कंप्लाइंस में उन्होंने ये बात की कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोकली कंपाइल्स करती है स्टेट, फेडरल, इंटरनेशनल लॉज को, ठीक है। एथिकल कंप्लाइंस जो है इसमें जो है बेसिक एथिकल स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर को देखा जाता है। philanthropy, गिविंग, अवार्डिंग ऑफ फंड्स and gifts and charities to other social program. Whistleblowing, disclosure by an employee, legal and ethical conduct on the part of others within the organization. ठीक है, whistleblowing is the main important part within the organization about the ethical behavior, ठीक है। इसमें नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि evaluating social responsibilities, इसमें ये है कि सोशल कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट, अ फॉर्मल एंड थ्रू एनालिसिस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ फर्म सोशल परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट में ये देखा जाता है एंड ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि आया ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट और सोशली स्ट्रॉन्ग है, इनका इफ़ेक्ट पॉजिटिव पड़ रहा है, इनका एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट किस तरह का है, इनकी अपनी परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट किस तरह का है, इतना कंफर्टेबल है कि एम्प्लॉयज़ को कोई परेशानी ना हो, मैनेजर्स को कोई मसला ना हो, ठीक है। इनका जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर में ये 4 चीज़ें आ जाती हैं, सप्लायर, फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन, इंटरनेट ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर, कस्टमर, लोकल कम्युनिटी, लोकल गवर्नमेंट, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, वही बात जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑल ओवर अबाउट टॉपिक द एथिकल, सोशल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ। इसके रिव्यू में इस तरह से मतलब मैं आपको सारा गाइड करती हूँ कि सारी बात आपको समझ आ जाए। रिसेंटली हमने एथिक्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी चीज़ों पे देखा, ठीक हो गया, लेकिन अब हमने इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से इसका देखना है कि ये हमारा सोशल और इन्वायरमेंटल पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंपनी है या कुछ भी है या कंट्री है या कुछ भी है, ठीक है, कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हम सोशली किस तरह से लोगों से ट्रीट कर रहे हैं, हम अपने एजेंट्स से किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। एजेंट्स में हमारे स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, ठीक है, हमारे मतलब के क्रेडिटर्स सारे आ जाते हैं उन चीज़ों में। तो हमारा उनके साथ सोशली बिहेवियर कैसा है, हमारे एथिकल नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंटल एथिकल बिहेवियर कैसा है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं बार बार। तो ये सारी ओवरऑल रिव्यू इसका सोशल और इन्वायरमेंट पे है। नाउ थैंक यू।